एक छोटी सी कहानी है, मेरी कहानी जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। मेरा बर्थडे था एंड मैं अपने 4 दोस्तों के साथ हौज खौस जा रहा था सेलिब्रेट करने। मानो ड्राइव कर रहा था, 10 चड्ढा फ्रंट सीट पर बैठा था। हौज खौस पहुंच ही रहे थे कि हमें 2 ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया। ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन और गाड़ी के सारे पेपर उन्होंने चेक किए और हमारे पास सब कुछ था, फिर भी वो हमसे 500 रुपए मांगते हैं, ये कहते हुए कि हमने रेड सिग्नल तोड़ा है, जबकि सिग्नल हमसे 1 किलोमीटर पीछे था और ये खुद जहाँ खड़े थे वहाँ से लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। और जब भी हमने ये बात उनसे कही तो कहते हैं चलो 100 ही दे दो और जाओ इधर से। बेस्ट पार्ट ये है कि पुलिस वाले ऐसा निगोशिएट करते हैं जैसे इनको सैलरी ही ना मिलती हो। आई एम श्योर दोस्तों ऐसे इंसिडेंट आपके साथ भी जरूर हुए होंगे या अपने आसपास देखे होंगे। करप्शन की जो सबसे पहली सीढ़ी है ऐसे ही छोटी मोटी ब्राइबरी से स्टार्ट होती है। जैसे जैसे आप हाई रैंक के ऑफिसर के पास जाएंगे इन पैसों के नंबर्स बढ़ते जाते हैं। एक छोटी सी रेडी लगाने से लेकर एक कॉम्प्लेक्स खोलने तक के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। पिछले कुछ सालों में स्पेशली 1990s के डिकेड्स में करप्शन ने ब्रॉडली अटेंशन गेन करी। करप्शन ऑल ओवर वर्ल्ड है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो या डेवलप हो। इसी करप्शन की वजह से न जाने कितनी सरकारें गिर गई, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जेल चले गए, फिर चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर, इन सब ने अपनी पोजीशंस गंवाई है। बट फिर भी ये करप्शन जैसे कल था वैसे आज भी है। वैसे ये कोई नई फिनोमेना नहीं है, इसके बारे में 2000 साल पहले कौटिल्य अपनी बुक अर्थशास्त्र में लिख चुके हैं। दांते ने घूसखोरों के लिए नर्क में डीपेस्ट पार्ट होने की बात कही है। शेक्सपियर अपने कुछ प्लेज में इसको परमानेंट रोल देते हैं। बट सवाल ये है कि ये पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा टेंशन क्यों पा रहा है? क्या पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा करप्शन हो गया है, या ऐसा इसलिए कि इसके बारे में कभी बड़े पैमाने पर बात नहीं होती थी और ना ही सोचा जाता था? तो इसका कोई ऑब्वियस आंसर नहीं है दोस्तों, और ना ही कोई स्टैटिक्स जिससे इसका पता लगाया जा सके। कुछ आर्गुमेंट जरूर दिए जाते हैं, जैसे कोल्ड वॉर के एंड होने से पॉलिटिकल हिपोक्रेसी स्टॉप हो जाती है, तो कुछ इंडस्ट्रियल कंट्रीज इसका फायदा उठाकर पॉलिटिकल करप्शन को इग्नोर करने लग जाती हैं, जैसे जैरे। एज लॉन्ग एज लेटर राइट विंग में इसकी टेंडेंसी बन गई थी हाई लेवल करप्शन को इग्नोर करने की, और ये बहुत सी कंट्रीज में था। दूसरा आर्गुमेंट है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन या रिलुकेटेंस। तीसरी, मीडिया को फ्री और एक्टिव रखना, जिससे इसकी बातें ज्यादा होने लगी। और फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका काम है करप्शन को लेकर उसकी प्रॉब्लम समझना, उसे पब्लिश करना, एक एंटी करप्शन टाइप मूवमेंट चलाना। दोस्तों एंटी करप्शन मूवमेंट से आपको एक मूवमेंट जरूर याद होगा, अन्ना आंदोलन, जो कि लोकपाल के लिए किया गया था। आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत हो गई। 5 अप्रैल 2011 लोकपाल कानून के लिए अन्ना ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया, जिससे कि पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, इन सब में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, मतलब करप्शन पर रोक लगाई जा सके। बट लोकपाल कोई नया टॉपिक नहीं था, इंडिया में 1968 से लाया जा रहा था। एक पूरी बिल बनाई जाती है, बट इसी टाइम पर लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है और ये बिल उस टाइम पर पास नहीं हो पाती। लोकपाल स्वीडन में 89 में ही आ गया था, और डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो 1966 में गोवाना में ओम्बड्समैन के नाम से लागू कर दिया गया था। इंडिया में इसकी बात तो 1960s के टाइम से ही स्टार्ट हो जाती है, और 1968 के डिसोल्यूशन के बाद इसको 8 बार पार्लियामेंट में लाया जाता है, बट किसी न किसी वजह से ये पास नहीं हो पाती। इसके बाद अन्ना हजारे एक मूवमेंट चलाते हैं और 2013 में राज्यसभा, विधानसभा दोनों जगह से ये बिल पास होती है। फाइनली 1 जनवरी 2014 को प्रेसिडेंट इसको पास कर देते हैं और 16 जनवरी 2014 को लोकपाल इंडिया में लागू हो जाता है। लोकपाल बिल पर राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है, दस्तखत कर दिए हैं, यानी कि अब लोकपाल कानून अस्तित्व में आ गया है और ये लागू हो गया है। बट इसके बाद भी इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होता। 2014 से 2019 तक तो लोकपाल का कोई चेयरपर्सन ही नहीं होता। 2019 में जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष इसके पहले चेयरपर्सन बनते हैं, जो कि 27 मई 2022 तक रहते हैं। इनके रिटायरमेंट के बाद अगले 2 साल तक लोकपाल फिर विदाउट चेयरपर्सन आधे अधूरे मेंबर के साथ काम करता है। मार्च 2024 में इसको अपने चेयरपर्सन और आगे चलकर मेंबर्स मिलते हैं। 2016 में गवर्नमेंट इसको अमेंड भी करती है। लोकपाल की सच्चाई समझने के लिए आपको कुछ नंबर्स की जरूरत है। 2022-21 में टोटल 2355 कंप्लेंट करप्शन की इनके पास आती हैं, जिसमें 2224 कंप्लेंट को ये वापस कर देते हैं, सिर्फ ये कहकर कि ये प्रिस्क्राइब फॉर्म में नहीं है। इसके बाद बची हुई कंप्लेंट्स में से 21 को सर्टेन डिफिशियंसी के चलते निकाल देते हैं। 2355 कंप्लेंट्स में सिर्फ 110 कंप्लेंट्स बचती हैं। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में इन्होंने मोस्टली जोर दिया है लैंग्वेज पर, मतलब आपकी कंप्लेंट सिर्फ इंग्लिश में लिखी होनी चाहिए। मतलब कि जिसको सिर्फ हिंदी आती हो, मराठी आती हो, बंगाली आती हो या कोई और रीजनल लैंग्वेज आती हो, तो वो करप्शन को रिपोर्ट नहीं कर सकता। मतलब ये ट्रांसलेटर नहीं रखेंगे। आप करप्शन देख रहे हो तो पहले इंग्लिश पढ़िए, उसके बाद लिखना सीखिए, फिर रिपोर्ट करिए। इसमें आपकी गलती है कि आपको इंग्लिश लिखनी पढ़नी नहीं आती। इसके अलावा कुछ और बाउंडेशन है लोकपाल जिसकी जांच नहीं कर सकता, जैसे पब्लिक ऑर्डर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिलेशन, न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस से रिलेटेड चीजों का। लोकपाल की हालात देखते हुए ऐसा लगता है दोस्तों कि इंडिया में करप्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा डिमोनेटाइजेशन को एक बड़ा कदम बताया गया था ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए, बट इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ब्लैक मनी की पार्लियामेंट्री रिपोर्ट जून 2019 को लोकसभा में रखी गई।
गई, जिसमें बताया गया कि 24 से 26 लाख करोड़ रुपीस ब्लैक मनी के फॉर्म में अनअकाउंटेड और अब्रॉड है। और फिर दी एंटी करप्शन वॉचडॉग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन पर पब्लिक का कितना भरोसा है आप सभी जानते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2017, 18 और 2019 में एक इंडिया करप्शन सर्वे किया था, जिसमें टोटल 1,20,000 लोगों से करप्शन को लेकर सवाल पूछे गए थे, जिसमें से 51% लोगों ने कहा कि उन्होंने रिश्वत दी है। इन नंबर्स को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन नंबर से पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि रिश्वत सबसे ज्यादा ली कहां जाती है, मतलब किन डिपार्टमेंट में इसका चलन ज्यादा है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, पुलिस इसमें सबसे आगे होगी, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे को देखें तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड लैंड इशू सबसे बड़ी अथॉरिटी है ग्रेटिफिकेशन करने में, यानी घूस लेने में। 1,20,000 में 26% लोगों ने इसके लिए वोट करा है। 19% लोगों ने पुलिस और 13% म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 3% इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, 13% ट्रांसपोर्ट ऑफिस, 8% टैक्स डिपार्टमेंट एंड 5% वाटर डिपार्टमेंट। इसके अलावा 13% लोगों ने अदर डिपार्टमेंट को वोट करा है। बट दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ओपिनियन से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जिन 1,20,000 लोगों पर ये सर्वे करा है, इनमें से 49% लोग तो मेट्रो सिटीज से हैं, और बड़ी सिटीज के लोगों का गवर्नमेंट ऑफिस में उतना काम नहीं पड़ता जितना रूरल एरियाज के लोगों का पड़ता है। 33% टियर 2 सिटीज के लोगों से पूछा गया और सिर्फ 18% रूरल लोगों से पूछा गया। और मेनली इस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड लैंड वाली डिपार्टमेंट में आप में से बहुत से लोग विलेज से होंगे या वहाँ के लोगों को जानते होंगे। उनमें से मोस्टली लोग आए दिन कोर्ट, तहसील, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहते हैं। तहसील जो जिले के अंदर सब डिविजनल होते हैं उनको कहते हैं। अब आप इस सर्वे को इजीली समझ सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ट्राई बहुत अच्छा करा, एक बहुत अच्छा कदम था, बट जिस देश की 65% से ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती हो, आपको उसको ज्यादा स्पेस देना था। इस सर्वे में छोटे शहरों को ज्यादा स्पेस देना था। ब्लैक मनी जो विदेशों में छुपाई गई है, उनमें से रियल एस्टेट, माइनिंग, फार्मास्यूटिकल्स, और जिसे सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे, वो है एजुकेशन इंडस्ट्री। अब आते हैं दोस्तों, क्या करप्शन को रोका जा सकता है या हमें अब इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? दुनिया में ऐसी कई कंट्रीज हैं जहां करप्शन का रेट लगभग ना के बराबर है, जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज। डेनमार्क वर्ल्ड मोस्ट स्ट्रिंजेंट एंटी करप्शन लॉज और प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है, बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस पर काम करता है। इंडिया में करप्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो लॉज हैं, करप्टेड लोगों को पनिश करने के लिए उसे इन्फोर्स करना पड़ेगा रेगुलरली। एजेंसीज को एक्टिव, ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट बनाना होगा। रूलिंग पार्टीज और अपोजिशन दोनों का कोई लेना देना ना हो इनके चेयरपर्सन को अपॉइंट करने के लिए। करप्शन के इंस्टेंसेस को मीडिया में अच्छे से हाईलाइट करना होगा। गवर्नमेंट कैंपेनिंग करे, जैसे वो वोट मांगते हैं। बिकाऊ मीडिया पर एड चलाने से नहीं रोका जा सकता। सबसे पहले तो इन्हीं के अंदर से भ्रष्ट लोगों को निकालना पड़ेगा। डिजिटलाइजेशन करनी पड़ेगी, इससे काफी हद तक हम ट्रांजैक्शन पर नजर रख सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है दोस्तों पॉलिटिकल विल, करप्शन को कम करने की और ना करने की। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को रिश्वत देने से रोकना और दूसरों को भी इससे बचाना। जब भी आप ट्रैफिक वाले को, म्युनिसिपालिटी को, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कोर्ट्स, इन सब में जल्दी के चलते पैसा देते हो, आप भी इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो। और जब कभी भी कोई बच्चा ये करते हुए देखता है या सुनता है तो उस पर क्या असर पड़ता होगा, हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। दोस्तों आप करप्शन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट दोस्तों।